नमस्कार, स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी से खबर सामने आ रही, जहां तरुण रावत हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ। 31 मई की रात पत्थरों से कुचलकर हुई हत्या के पीछे अवैध संबंध की कहानी सामने आई है। पुलिस ने जांच के बाद हत्या के आरोप में पति पत्नी गीता और अनिल साहू को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि मृतक तरुण का गीता साहू से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह उसे शादी का झांसा देकर पैसे ऐंठ रही थी और तब तरुण ने पैसे वापस मांगने का दबाव बनाया, जिसके बाद गीता और उसके पति अनिल ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश जो है वो रची है। और 31 मई की रात को गीता ने तरुण को घर बुलाकर रात में रुकने को कहा और जब वो सो गया तो अनिल ने भारी पत्थर से सर कुचलकर उसकी हत्या कर दी और घटना के बाद दोनों फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें गोला जंगल से गिरफ्तार कर लिया है। 31 मई की रात को बनपुलपुरा क्षेत्र में एक घटना होती है, जिसमें किसी के घर में किसी व्यक्ति की हत्या होने के संदर्भ में सूचना मिली थी। इस मामले में भी पुलिस ने जो है तत्कालिक कार्रवाई करते हुए जो अभियुक्त है और उसकी जो बीवी है, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये बेसिकली जो मृतक है उसका अभियुक्त की बीवी के साथ में संबंध था और ये उससे पैसे से लेना चाह रहे थे, तो उसने मना किया तो पति और पत्नी दोनों ने मिलकर अभियुक्त की जो है बात पर उसकी इस मामले में खुलासा किया। और ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में एक प्रेरणादायक आयोजन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उत्तराखंड के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत शामिल हुए। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने इस मौके पर यमुना संरक्षण को लेकर भावनात्मक आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यमुना सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और भावना की धारा है, जो आज प्लास्टिक और प्रदूषण के कारण संकट में है। स्वामी ने यह भी कहा कि यमुना की रक्षा अब केवल सरकार का काम नहीं बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी दिल्ली में यमुना की स्थिति पर चिंता जताते हुए जन चेतना को जन आंदोलन बनाने की बात कही। धन सिंह रावत ने इस दौरान कहा कि जब संत समाज और सरकार साथ आते हैं तो बदलाव निश्चित होता है। और इस मौके पर स्वामी जी ने दोनों अतिथियों को रुद्राक्ष का पौधा भी भेंट किया, जो हरित विकास और नदियों की पुनरुद्धार प्रक्रिया का प्रतीक है। स्वामी ने अपील की कि वृक्षारोपण एक आध्यात्मिक संकल्प है और उन्होंने कहा कि आइए पौधे लगाएं और भविष्य की पीढ़ियों को बचाएं। रुक करते अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकास खंड के सबोली में सल्ट विधायक महेश रीना के आवास पर मानेला मंडल के नवनियुक्त पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। सल्ट विधायक महेश रीना ने कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देश के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच रहा है। और उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे हर परिवार तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। साथ ही बैठक में मनीला मंडल अध्यक्ष भगवती तिवारी समेत अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हमारी जो मंडल अध्यक्ष के द्वारा नवनियुक्त उनकी जो टीम है, उनके साथ जो है इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम था। साथ ही अगले, अब आपको पता है चुनाव के भी, हमारा पंचायत चुनाव भी होने वाले और 2027 भी पास ही है। आप भी ये जो नए मंडल अध्यक्ष बने, इन्हीं के नेतृत्व में दोनों चुनाव होने और नए कुछ हमारे बूथ अध्यक्ष भी बने हैं। तो ये सभी नई टीम को जोश में, इनका जोश देख के हमें लग रहा है कि हम अभी पंचायत चुनाव में भी सारी सीटें जीतेंगे और साथ ही 27 के चुनाव में भी, क्योंकि अभी हमने लोकसभा में अपने 139 में से 139 बूथ जीते हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि 27 में भी हम रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हम शर्त को विजयी बनाकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में अपनी सीट को डालेंगे। और साथ ही विकास कार्यों में भी चर्चा हुई कि हमारे जितने भी मानीला मंडल के 21 बूथ हैं, उनमें जो जो कमियाँ रह गई हैं, बूथ अध्यक्षों के माध्यम से उनको दूर करने के लिए, चाहे वो पुराने खंभे हो, चाहे पानी की प्रॉब्लम हो, चाहे वहाँ पर लाइट की व्यवस्था हो, उस सब के लिए कार्य करेंगे। आज हमारी ये पहली मंडल अध्यक्ष मेरी पहली बैठक थी। पहले तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और विशेषकर अपने विधायक जी का मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पे विश्वास दिखाने के लिए। और सभी
मिल के बात करेंगे। पंचायत चुनाव में भी हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी के ही सभी सदस्य आए, और ज़्यादातर मैं महिला हूँ तो मैं चाहूँगी कि महिलाएं आगे आए। मैं कोशिश करूँगी कि महिला सीटें आए और हमारी पार्टी के आए, कोशिश रहेगी। और आज थोड़ा बहुत अध्यक्ष और जो नई कार्यकारिणी। और राजधानी देहरादून के क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में लघु रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 6 अलग अलग सेक्टर की 25 कंपनियों ने हिस्सा लिया और सैकड़ों युवाओं ने साक्षात्कार देकर रोजगार पाने का प्रयास भी किया। सेवायोजन अधिकारी अजय सिंह ने जानकारी दी कि आयोजन जिलाधिकारी और विभागीय निदेशक के निर्देश पर किया गया और उन्होंने बताया कि ITI और पॉलिटेक्निक के छात्रों ने मेले में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में और अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़े-बड़े स्तर पर आयोजन किए जाएंगे। सर, किस तरह से देखते हैं आज, क्या कुछ डिटेल आज के बारे में? देखिए, बताना चाहूँगा कि हमारे उच्च अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय और निदेशक महोदय के निर्देशों के क्रम में आज एक क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून में एक लघु रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमने लगभग 25 से 30 कंपनियों को अप्रोच किया। अलग अलग सेक्टर्स की, लगभग 6 से 7 सेक्टर्स की अलग अलग कंपनियों को अप्रोच किया, जिसमें से काफ़ी अच्छी संख्या में कंपनी आज यहाँ पे आई हुई हैं। लगभग 20 से 25 कंपनी का हमारे पास में कंफर्मेशन आ चुका है और जो कि वर्तमान में भी इंटरव्यू भी ले रही हैं। और काफ़ी अच्छी संख्या में जो हमारे बेरोजगार युवक और युवतियाँ वो भी आए हैं, उनके द्वारा भी इंटरेस्ट दिखाया गया है। इवन ITI और पॉलिटेक्निक के बच्चे भी प्रतिभाग कर रहे हैं और हमने काफ़ी अखबार के माध्यम से, आप डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार काफ़ी किया था, पर थोड़े से हमें उम्मीद थी कि इससे और ज़्यादा बच्चे आने चाहिए। कोशिश ये होगी अगली बार इससे और विकासनगर उपजिला चिकित्सालय में तपती धूप में घंटों इंतजार करती गर्भवती महिलाओं और मरीजों को बड़ी राहत मिली है। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ नेगी और CMO डॉक्टर जैन के द्वारा अस्पताल का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसके बाद व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार की दिशा में कदम उठाए गए। मोर्चा के प्रयासों से अस्पताल में फॉल सीलिंग, टॉयलेट्स सुधार और रंगाई पुताई के साथ ही जो अन्य सुविधाएं हैं उनके लिए लगभग 70 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अस्पताल के निरीक्षण में CMS डॉक्टर प्रदीप चौहान भी मौजूद रहे। वहीं रघुनाथ नेगी ने बताया कि जिला या जो है उपजिला चिकित्सालय विकासनगर, जौनसार, हरबर्टपुर, उत्तरकाशी और हिमाचल सीमा के गांवों के लिए जीवन रेखा है, जहां रोजाना 500 से अधिक OPD होती है और उन्होंने इसे मोर्चा की बड़ी जीत बताया है और कहा कि मरीजों को राहत पहुंचाना ही उनकी प्राथमिकता है। जो अस्पताल में व्यवस्था की, कई निर्माण कार्य होने थे, टॉयलेट्स वगैरह और जो ये फॉल सीलिंग वगैरह का काम होना था, उसके लिए जो सचिव हेल्थ हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी, उनसे हमने आग्रह किया था, तो उनके निर्देश पे CMO देहरादून वो अक्टूबर में यहाँ पर उनका निरीक्षण होता, हम लोग साथ थे और उसी के क्रम में आज तमाम जो फॉल सीलिंग है, जहाँ पे गर्भवती हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो हमारी महिलाएं थी, बहुत ज़्यादा बेलगती थी गर्मी में, उनको फॉल सीलिंग वहाँ पर लगा दिया गया। टीन शेड के नीचे उनको बैठना पड़ता था और मीटिंग हॉल में भी टीन शेड था, उसके नीचे भी फॉल सीलिंग लगी है। अभी इंटरलॉकिंग टाइल्स वगैरह ये सारी की सारी लगनी है। लगभग 70 लाख रुपए स्वीकृत हैं। उसके क्रम में कई काम हो भी गए हैं और अभी पुताई होनी है, टाइल्स का काम है। लेकिन जो यहाँ पर अभी जो इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम है, अभी सीवरेज का काम चल रहा है पूरे विकासनगर क्षेत्र में। उसके पश्चात यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स का भी सब लग जाएंगी, तो सुविधाएं बहुत ज़्यादा अब अस्पताल में जो हमारे मरीज हैं, जो चिकित्सक हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और आगे भी अभी हमने और चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के बीच ऋषिकेश स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। सुबह 4 बजे से ही भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु लाइन में लग रहे हैं। मंदिर और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड में है। SSP लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर पुलिस टीम बुजुर्गों को दर्शन कराने में मदद कर रही। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो इसे सुचारू बनाए रखने के लिए वाहनों को भी कतारबद्ध किया जा रहा है। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैथवाल की टीम ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर संचालकों को जागरूक भी कर रही है और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। SSP ने यह भी बताया कि बेहतर ड्यूटी करने वालों पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से टैक्सी चालकों के चेहरे भी खिले नजर आ रहे हैं।
और वहीं बढ़ते आगे, देहरादून में उत्तराखंड भोजन माता संघ ने सचिवालय के बाहर जोरदार घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। भोजन माता कामगार संघ की प्रांतीय अध्यक्ष रोशनी बेस्ट ने बताया कि भोजन माताएं लंबे समय से काम मानदेय, अवकाश में भी काम और कार्य के दौरान होने वाले हादसों की अनदेखी जैसी समस्याओं से जूझ रही है। संघ की प्रमुख मांगों में सुरक्षित कार्यस्थल, तय मानदेय और साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था शामिल है। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है, मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उत्तराखंड की समस्त भोजन माताएं सचिवालय के सामने धरने पर बैठेंगी। आगे हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम पूरे उत्तराखंड की भोजन माताएं यहाँ पे सचिवालय में बैठने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हम बिल्कुल नहीं, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, हम बाध्य हो जाएंगे। भोजन माताओं का हर सरकार की तरफ से बहुत बुरी तरह से भोजन माताओं का शोषण किया जा रहा है, जो कि भोजन माताएं जून के महीने में भोजन माताओं की छुट्टियां पड़ी हुई हैं और भोजन माताओं को स्कूल में जो कैंप लगा हुआ है उस कैंप में भोजन माताओं को खाना बनाने के लिए बुला दिया गया है। और आज भी हमने कई भोजन माताओं को फोन किया है कि अपनी रैली में आओ, तो भोजन माताओं ने यही जवाब दिया कि हम कैंप में खाना बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा शोषण भोजन माताओं का हो रहा है। और उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। बीती रात से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। इसी बीच मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 2 जून को देहरादून, टिहरी समेत कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 3 और 4 जून को प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान भी लगाया है। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई और इसके साथ ही कई जगहों पर गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। 5 जून के बाद बारिश में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है। देखिए, बताना चाहूँगा कि हमारे उच्च अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय और निदेशक महोदय के निर्देशों के क्रम में आज एक क्षेत्रीय संयोजन कार्यालय देहरादून में एक लघु रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमने लगभग 25 से 30 कंपनियों को अप्रोच किया। अलग अलग सेक्टर्स की, लगभग 6 से 7 सेक्टर्स की अलग अलग कंपनियों को अप्रोच किया, जिसमें से काफ़ी अच्छी संख्या में कंपनी आज यहाँ पे आई हुई हैं। लगभग 20 से 25 कंपनी का हमारे पास में कंफर्मेशन आ चुका है और जो कि वर्तमान में भी इंटरव्यू भी ले रही हैं। और काफ़ी अच्छी संख्या में जो हमारे बेरोजगार युवक और युवतियाँ वो भी आए हैं, उनके द्वारा भी इंटरेस्ट दिखाया गया है। इवन ITI और पॉलिटेक्निक के बच्चे भी प्रतिभाग कर रहे हैं। और हमने काफ़ी अखबार के माध्यम से या डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार काफ़ी किया था, पर थोड़े से हमें उम्मीद थी कि इससे और ज़्यादा बच्चे आने चाहिए। कोशिश ये होगी अगले। और ऋषिकेश से एक और शर्मनाक वीडियो सामने आया जिसने तीर्थ नगरी की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक कार में सवार युवक युवतियां खुलेआम अश्लील हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना ITPL चौकी क्षेत्र के गोल चक्कर के पास की है, जहां राजस्थान नंबर की कार में सनरूफ और खिड़कियों से बाहर निकलकर युवक और युवतियों ने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी है। वीडियो में देखा गया कि युवतियां आपस में ही अश्लील हरकतें करती हुई नजर आई, वहीं युवक भी चलती कार में खिड़की से बाहर निकलकर अश्लील हरकतें कर रहा है। और ऐसे में पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मर्यादा को इस तरह की घटनाएं सीधे चुनौती दे रही है। तीर्थनगरी की धार्मिक गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे मामलों पर अब सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। और रूस ने भारत को अपने अत्याधुनिक S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। यह सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइलों सहित अलग अलग खतरों से निपटने में भी सक्षम है। S-500 की 600 किलोमीटर तक की मारक क्षमता और अंतरिक्ष क्षमता भारत की सुरक्षा को मजबूत करेगी। हालांकि सौदे पर अमेरिका के TSA प्रतिबंधों का असर भी पड़ सकता है और ये सौदा भारत रूस रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगा और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगा। अब क्या है ये जो हथियार है और दुश्मनों के लिए कितना घातक साबित हो सकता है, ये रिपोर्ट देखिए। एयर डिफेंस सिस्टम S-500 S-400 से भी अधिक एडवांस और घातक है। बेहतर रेंज, तेज रिएक्शन टाइम और अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को भी नष्ट करने की क्षमता से लैस। अगर भारत को आने वाले समय में S-500 की आपूर्ति होती है तो यह देश वायु रक्षा को नई ऊंचाई पर पहुंचा देगा।
पाकिस्तान जैसे देशों के लिए यह एक रणनीतिक झटका होगा, क्योंकि S-500 की मौजूदगी से भारत का हवाई कवच लगभग अभेद्य हो जाएगा। यानी कि मतलब साफ है कि अब भारत की हवाई सुरक्षा और मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। रूस से मिले अत्याधुनिक S-400 ट्रायम्फ सिस्टम की तैनाती के बाद अब भारत की नजर उससे भी एक कदम आगे की तकनीक पर है, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दरअसल रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मॉस्को यात्रा के दौरान इस नई पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दोबारा रखा। अगर यह समझौता होता है तो भारत न केवल अपनी सीमाओं को और सुरक्षित कर सकेगा, बल्कि अत्याधुनिक रक्षा तकनीक के निर्माण में भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएगा। हाल ही में भारत पर हमले की कोशिश। 7 मई 2025 की सुबह भारत ने पाकिस्तान और पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकानों पर सर्जिकल हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल के जरिए भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश हुई, लेकिन ये हमले S-400 ट्रायम्फ और एकीकृत काउंटर UAS सिस्टम की वजह से सफल नहीं हो पाए। S-400 ट्रायम्फ दुश्मन के लिए सुदर्शन चक्र। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित एक मोबाइल सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे साल 2007 में रूस ने पहली बार अपनी सेना में शामिल किया था। यह प्रणाली विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हवाई खतरों को 400 किलोमीटर दूर से पहचान सकती है और उन्हें मार गिरा सकती है। भारत ने इस प्रणाली को सुदर्शन चक्र नाम दिया, जो अपने आप में एक संकेत है कि यह कितनी घातक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करती है। भारत और रूस के बीच हुआ था बड़ा सौदा। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस से $5.43 अरब की लागत से 5 S-400 रेजिमेंट खरीदने का समझौता किया था। अब तक 3 रेजिमेंट भारत को मिल चुकी है और 2026 तक आने की उम्मीद है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें कुछ देरी हुई। पहला स्क्वाड्रन 2021 में भारत पहुंचा था। ये आदमपुर और हलवारा एयरबेस पर तैनात है। एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरियां होती है। एक बैटरी में 8 लॉन्चर वाहन यानी TEL, 2 रडार और 1 कमांड पोस्ट होता है। कैसे करता है S-400 काम? यह सिस्टम बेहद तेज और सटीक है। इसे तैनात करने में केवल 5 मिनट लगते हैं। एक साथ यह 300 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 36 को एक साथ निशाना भी बना सकता है। S-400 4 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल करता है। 40N6E 400 किलोमीटर रेंज, 48N6E3 250 किलोमीटर रेंज, 9M96E2 120 किलोमीटर रेंज, 9M96E 40 किलोमीटर रेंज। यानी इन मिसाइलों की मदद से ये सिस्टम अलग अलग दूरी और ऊंचाई से आने वाले खतरों को ढूंढता है और खत्म करता है। क्यों है S-400 इतना जरूरी? दुश्मन के विमान या ड्रोन को पहले ही करता है ट्रैक, अत्यधिक ऊंचाई और लंबी दूरी से भी कर सकता है हमला। इलेक्ट्रॉनिक जामिंग यानी GPS ब्लॉक करना इससे प्रभावित नहीं होता। एक ही समय में कई खतरों से निपट सकता है। किसी भी दिशा से आने वाले हमले को रोक सकता है। भारत ने इस सिस्टम को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया है, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर। पश्चिम बंगाल में स्थित यह इलाका भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को जोड़ता है और चीन बांग्लादेश की गतिविधियों के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। साथ ही पंजाब का सीमावर्ती इलाका पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ तैनाती की गई है। बताते चले कि रूस फिलहाल अपने नए S-500 वायु रक्षा सिस्टम पर काम कर रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 में रूस यात्रा के दौरान रूस ने S-500 को भारत के साथ मिलकर बनाने का प्रस्ताव फिर से रखा। अब अगर यह समझौता होता है तो भारत दुनिया की सबसे आधुनिक वायु रक्षा तकनीक विकसित करने। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।